Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav and on December 29 I will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure के एजेंडा में हम लोग करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो आज होगा वो होगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। गुड गवर्नेंस डे के मौके पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अगले साल 2026 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार ये इंश्योर करेगी कि डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड क्वालिटी इंप्रूव हो। द सेकंड टॉपिक वुड बी संथाली लैंग्वेज। यहाँ पर हम लोग संथाली लैंग्वेज की बात करेंगे। संथाली लैंग्वेज से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट अभी हुआ है, जो कि ना सिर्फ संथाली लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए गर्व की बात है, बल्कि इस संथाली लैंग्वेज को नेशनल लेवल पर एक अपनी अलग पहचान भी देगा, एक नई पहचान भी देगा। The third topic would be Lantana camara. Lantana camara, it is a species which is mentioned in news. आज जब इस स्पीसीज को मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, then you can observe कि हाँ सर ये तो स्पीसीज हमें अपने आसपास दिखता है। उसी की बात हम करेंगे कि ये स्पीसीज क्यों न्यूज में है, क्या है ये, एनिमल्स का है, फ्लोरा फोना का है या फ्लोरा का है। तो फ्लोरा फोना का कौन सा स्पीसीज है, क्या इसका रेलेवेंस है, वो बातें डिस्कस करेंगे। फोर्थ वुड बी कवच टेक्नोलॉजी। वी ऑल नो कि ट्रेन के एक्सीडेंट्स या ट्रेन एनिमल का कॉलिजन या ऐसे जो कुछ भी अवॉइडेबल सिचुएशंस होने चाहिए, वो नहीं अवॉइड होने पे जान माल दोनों की हानि होती है। ये कवच टेक्नोलॉजी उसी के लिए बनाया गया है, ट्रेन कॉलिजन्स को, ट्रेन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। इसके डिटेल्स एंड देन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अभी रिसेंटली भारत के बाल युवाओं को, बाल वीरों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया। इसके डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट वीक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज के लिए आपके लिए होंगे नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। So come to the very first topic, Quality Council of India. आप यहाँ अपडेट देख सकते हो that the Quality Council of India announces next generation quality reforms on the eve of सुशासन दिवस। गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के मौके पर क्वालिटी काउंसिल ने अनाउंस क्या किया कि हम अगले साल या उसके अगले साल या आने वाले सालों में, अपकमिंग ईयर्स में, हम लोग क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड क्वालिटी उसको और बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी रिफॉर्म्स लाया जाएगा। ओके, लेट्स सी द स्टेटमेंट रिलेटेड टू इट। हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्चुअली गाइज, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड फैक्ट्स में आगे तुमको समझाऊंगा ही। ये पहला स्टेटमेंट एक फैक्ट हो गया, ये ना ऑटोनोमस बॉडी है, स्टैच्यूरी बॉडी नहीं है, इट्स नॉट ए स्टैच्यूरी बॉडी। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, स्पेशली प्रीलिम्स में, जहां पर किसी बॉडी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, तो हमारे लिए ना ये चैलेंजेस बड़े होते हैं, याद रखना कि वो स्टैच्यूरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, किस टाइप की बॉडी है। इस दैट्स व्हाई रेगुलर इंटरवल पे आपका रिवीजन जरूरी है। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस बॉडी, नॉट एन स्टैच्यूरी बॉडी। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी डिटेल्स प्रीलिम्स में सही आंसर के लिए। Second, it was set up jointly by the Government of India and the Indian industry associations like FICCI, CII and ASSOCHAM। एग्जैक्टली सही है, सरकार, भारत की सरकार और इंडियन इंडस्ट्री या इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशंस लाइक दीज एसोसिएशंस, तो इन एसोसिएशंस ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया ताकि इंडिया में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी क्वालिटी इंश्योर की जा सके। सेकंड इज करेक्ट। Its primary role includes acting as a national accreditation body and promoting quality standard across sectors, across different sectors। किस किस सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया वर्क करता है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो नेशनल लेवल पर क्वालिटी को डिफरेंट सेक्टर्स में इंश्योर करने का काम क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया का होता है, ये इसका एक प्राइमरी रोल है। एकदम करेक्ट है। फोर्थ, द चेयरमैन ऑफ QCI इज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक्चुअली इसको ना डायरेक्ट प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट करने के लिए ऑब्वियसली रिकमेंडेशंस पे विचार किया जाता है जो इंडस्ट्री की तरफ से आता है, बट अपॉइंटमेंट का काम डायरेक्टली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो फोर्थ भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमें अगर इनकरेक्ट ढूंढना होता तो हम 1 और 4 ढूंढते, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, करेक्ट। तो हम किसको चूज करेंगे, बी, 2 और 3 ओनली। ठीक है। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसको 1997 में, आप में से कई की बर्थ एनिवर्सरी रही होगी, तभी एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में सेटअप किया था। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे भारत की सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर वर्क करता है, और साथ ही साथ जो डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, एसोचैम, CI, FICCI जैसे, उनके रिप्रेजेंटेशन से, उनके कोलेबोरेशन से बनाया गया। इसका मेन एम एंड विजन क्या रखा गया था, टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशनल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइनिंग विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं यूरोपियन नेशंस के, स्पेशली यूरोपियन नेशंस के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की काफी तारीफ होती है, उसी के रास्ते पर चलते हुए भारत में भी डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड क्वालिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। एंड जब हम क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे ना, देन ऑब्वियसली इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा, मार्केट में डिमांड इनकी बढ़ेगी। सो दिस वाज द एम एंड विजन बिहाइंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया।
इसके मैंडेट की बात करें, देन इट कैन एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट द नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर फॉर कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट बॉडीज लाइक लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स एंड सर्टिफिकेशन बॉडीज। मतलब ये एक नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर का सेटअप कर सकता है, इसको ऑपरेट कर सकता है, जो कि हॉस्पिटल्स या सर्टिफिकेशन बॉडीज या लेबोरेटरीज, इन सब के सेटअप और इनके वर्किंग को इंश्योर करेगा कि वहां पे क्वालिटी है या नहीं है। ये करने का काम नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर करता है। और ये स्ट्रक्चर को ऑपरेट कौन करता है? हमारा क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। जहां तक चेयरमैन की बात है, द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इंडस्ट्री के जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स भारत सरकार को रिकमेंड करते हैं और फिर भारत सरकार की तरफ से खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन्हें अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन को। अब आइए हम देखते हैं क्यूसीआई का ऑपरेशन। तो क्यूसीआई मेनली ना इन बोर्ड्स के थ्रू वर्क करता है। जैसे एक बोर्ड हो गया हमारा एनएबीएल, मींस नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। इसका मेन काम क्या होगा? ये लैब्स, जो भी मेडिकल लैब्स होते हैं, पैथोलॉजिकल लैब्स होते हैं, वो एक्यूरेटली काम कर रहे हैं, वहां पे केमिकल्स या मेडिकल इक्विपमेंट सही है या कि नहीं, वो चेक करने का काम। दूसरा, इसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एक और बोर्ड बनाया जाएगा, कौन सा? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे हॉस्पिटल्स की क्वालिटी कैसी है, पेशेंट्स के लिए सेफ है या नहीं है, वो चेक करने का काम है ना। यहाँ पे काफी काम करने की जरूरत है वैसे अभी। देन एनएबीईटी, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स। स्कूल्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे आईटीआई हो गए या स्कूल्स हो गए, वहां पे उनकी क्वालिटी इंश्योर करने का काम। ये भी काफी जरूरत है कि यहाँ पर भी अच्छे से काम किया जाए, ताकि एजुकेशन जो है ना, वो सिर्फ राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच सके। देन नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, आईएसओ सर्टिफिकेट्स, ये सारे चेक करने के लिए। एंड नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन, इट रन्स कैंपेन्स टू स्प्रेड क्वालिटी कल्चर एज जेईडी। मतलब जीरो एरर्स को इंश्योर करना, क्वालिटी कल्चर को इंडिया में प्रमोट करना, इसके लिए इस तरह से ऐसे 5 बोर्ड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जेईडी की बात करें तो ये देखिए, जेईडी एक मेजर स्कीम है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जो कि एमएसएमई की क्वालिटीज को, जो हमारे एमएसएमई सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर भारत सरकार भी, एक मिनट, हाँ, जेईडी के बारे में देखें। जो हमारे एमएसएमई सेक्टर्स हैं, जिसके लिए भारत सरकार भी काफी प्रयासरत है कि बड़े इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो हमारे मीडियम, स्मॉल एंड हमारे जो इंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है, वो भी बढ़िया कर सके। इसके लिए जेईडी स्कीम्स लाई गई है, ताकि एमएसएमई के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। क्यू मार्क, ये भी एक इनिशिएटिव है। क्यू मार्क क्या बोलता है? क्यूआर कोड बेस्ड इनिशिएटिव टू हेल्प सिटीजंस वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ लैब्स एंड हॉस्पिटल्स। लैब्स एंड हॉस्पिटल्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए क्यू मार्क नाम का इनिशिएटिव, जहां पर क्यूआर कोड्स लगे होंगे और उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सारे डिटेल्स देख सकते हो। देन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करना। अब ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग स्पेशली कोल सेक्टर्स में या फूड सेक्टर्स में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए, यहाँ पर भी क्यू मार्क को इंक्लूड किया जा सकता है। ओके, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेजर इनिशिएटिव्स हो गए। सेकंड हमारा टॉपिक किसके ऊपर? संथाली लैंग्वेज के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हो, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाट द हिंदू इज कवरिंग, दैट ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुर्मू रिलीजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड संथाली लैंग्वेज। वाह, बहुत अच्छी बात है। संथाली लैंग्वेज क्या ये 8th शेड्यूल में है? बताओ जरा मुझे, हाँ या ना, जल्दी से। हाँ, तो संथाली लैंग्वेज जो कि इंडिया के 8th शेड्यूल में भी इंक्लूडेड है। बाय द वे, कब इंक्लूड हुआ था ये अभी हम आप देखेंगे, अगर आपको पहले से पता नहीं है तो। उस लैंग्वेज में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया गया है। अब इसका फायदा देखो क्या होगा। एक तो जो हमारे संथाली लैंग्वेज बोलने वाले पढ़ने वाले लोग हैं, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपने इंडिजीनियस, अपने लोकल संथाली लैंग्वेज में भी पढ़ समझ सकेंगे। दूसरा, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ट्रांसलेट किया जाता है ना मल्टीपल लैंग्वेजेस में, तो उस लैंग्वेज की भी वैल्यू बढ़ती है, उसका भी प्रमोशन होता है, राइट। तो ये इसके मेन सिग्निफिकेंस हो गए। आइए यहाँ पर, और यहाँ पर हमें इनकरेक्ट चेक करना है, ध्यान रखिएगा। संथाली लैंग्वेज बिलोंग्स टू द मुंडा सब फैमिली ऑफ द ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली एंड इज रिटेन इन ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। यस, ये याद रखिएगा कि ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में संथाली लैंग्वेज को लिखा जाता है। और मुंडा सब फैमिली, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली का ग्रुप है, यहाँ पर ये लैंग्वेज बोली पढ़ी जाती है। एकदम करेक्ट है, ये ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट याद रखें। The Old Chiki script was created in the early 20th century to better represent the phonetic and tonal features of the Santhali language. Yes, 20th century में इसको डेवलप किया गया था, ताकि संथाली लैंग्वेज के फोनेटिक एंड टोनल फीचर्स को रिप्रेजेंट किया जा सके और संथाली लैंग्वेज से रिलेटेड लिटरेचर डेवलप किया जाए। क्योंकि अगर जब तक आपके पास स्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं होगा ना, तो लिटरेचर डेवलप करने में काफी दिक्कत होती है और लैंग्वेज का ग्रोथ नहीं होता है, प्रमोशन नहीं होता है। Third, Santhali was added to the 8th schedule of the Indian Constitution by the 92nd Amendment Act in 2003. Again, it is correct कि 2003 में 92nd Amendment Act से संथाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था। बाय द वे, संथाली लैंग्वेज के अलावा और कौन से लैंग्वेजेस 2003 में ऐड हुए थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब तीनों के तीनों तो करेक्ट हो गए, हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, मतलब कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आंसर क्या होगा? नन।
ओके, सो संथाली लैंग्वेज जो मुंडा सब फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे लगभग अभी प्रेजेंट की हम बात करें सेंसस के अकॉर्डिंग तो लगभग 7 मिलियन लोग बोलते हैं। मेनली संथाली लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपको भारत के कई हिस्से में दिखेंगे, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। क्योंकि बिहार से अलग होकर झारखंड बना, झारखंड, बिहार, उड़ीसा ये पहले, और वेस्ट बंगाल ये पहले एक ही पार्ट हुआ करते थे, है ना, जब अनडिवाइडेड बंगाल था। इसके अलावा संथाली लैंग्वेज बोलने वाले लोग आसपास के स्टेट्स लाइक असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और नेपाल में भी मिलेंगे। इसको ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जिसका डिस्कवरी या जिसका इन्वेंशन किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू साहब ने 1925 में, 20th सेंचुरी 1925। ठीक है, ये है हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिन्होंने ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया, जिससे इस लैंग्वेज का प्रमोशन, इस लैंग्वेज से रिलेटेड लिटरेचर डेवलप करने का काम हुआ। इससे पहले संथाली लैंग्वेज को बंगाली, उड़िया, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट आने से अभी अपने यूनिक स्क्रिप्ट के साथ, अपने यूनिक लैंग्वेज इसेंस के साथ लिखा जाने लग गया। चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो 22nd शेड्यूल लैंग्वेजेस में 2003 में इसको ऐड किया गया। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 92nd अमेंडमेंट से और बाकी कौन कौन से लैंग्वेज ऐड हुए, तो बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। अब बोडो भारत के किस हिस्से में बोली जाती है, डोगरी कहाँ बोली जाती है, मैथिली कहाँ बोली जाती है, और संथाली संथाली कहाँ बोली जाती है, तो आपने देख लिया। इन 3 लैंग्वेजेस के ऊपर आप पढ़िए और मुझे बताइए कि यह कहाँ बोली जाती है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं लेंचाना कैमारा के ऊपर। लेंचाना कैमारा एक इन्वेजिव स्पीसीज है। देखो द हिंदू बड़े अच्छे से कवर क्या लिख रहा है, और ये न्यूज पेपर्स के ये जो टाइटल्स होते हैं ना, जो केयरफुली सिलेक्ट किए जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बोल रहे हैं ये, दैट व्हाट मेक्स लेंचाना कैमारा एन इकोलॉजिकल नाइटमेयर, कि एक इकोलॉजिकल दुःस्वप्न के रूप में, बुरे सपने के रूप में लेंचाना कैमारा है। और जरा इस स्पीसीज पर ध्यान दो, फ्लोरल स्पीसीज है ना, फ्लोरल स्पीसीज है। ये तुमको आसपास, अपने घरों के आसपास भी जंगलों में दिखेगा, रेलवे ट्रैक के पास दिखेगा। और जहां पे ये स्पीसीज दिखने लगते हैं ना, बाकी इंडिजीनियस ग्रास का या प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। दैट्स वाई इकोलॉजिकल नाइटमेयर है गाइस ये, समझे। तो अगर आपके खेत में, आपके गार्डन में अगर ये दिखे, जितना जल्द हो इसको पूरी तरह से हटा दो जड़ से, अदरवाइज ये बाकी प्लांट्स को भी हार्म कर देगा। देखने में ऐसा सुंदर लगता है, पर ये काफी इन्वेजिव स्पीसीज है। पहला स्टेटमेंट, लैंटाना कैमारा इज नेटिव टू ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड इज लिस्टेड बाय IUCN अमंग वर्ल्ड्स वर्स्ट इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। यस, इट इज करेक्ट। ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का नेटिव स्पीसीज है, हालांकि अब भारत में बड़े इजीली मिलता है। एंड IUCN ने इसको वर्ल्ड के वर्स्ट इन्वेसिव स्पीसीज में इंक्लूड किया है गाइज। दूसरा, लेंटाना कैमारा इन्हेंसेस नेटिव ग्रास ग्रोथ। ये देखो यहाँ पर उल्टा स्टेटमेंट लिखा है हमने, ये एक्चुअली इनहेंस नहीं करता है, ये सप्रेस करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, आपको ढूंढना था करेक्ट आंसर, क्या होगा, वन ओनली। ओके, सो लेंटाना कैमारा जो कि नेटिव है साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका रीजन का, बट नाउ यू कैन फाइंड इट इन योर नेशन एज वेल एज इन अदर पार्ट्स लाइक अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। IUCN के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड के 100 वर्स्ट इन्वेजिव एलियन स्पीसीज में से एक है। क्यों इन्वेजिव एलियन स्पीसीज और वर्स्ट एलियन स्पीसीज बोला जाता है, क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। जैसा मैंने बताया, जहां पर ये प्लांट उगेगा वहां बाकी प्लांट के ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ फायर रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसके जो ब्रांचेज होते हैं ना, सूखने के बाद बहुत जल्दी फायर पकड़ते हैं। तो बाकी प्लांट्स की जो फायर टॉलरेंट कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए इकोलॉजिकल नाइटमेयर की बात करें, तो इकोलॉजिकल नाइटमेयर्स के लिए ना हम इनको इन हेडिंग्स में, इन पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। एलिलोपैथी मतलब केमिकल वॉरफेयर, जहां पे ये हमारा ये स्पीसीज हमारा लेंटाना के हमारा ग्रो करता है, वो क्या करता है, एक टाइप का केमिकल स्प्रेड करता है, या सॉइल में ना बाकी जो नेटिव वेजिटेशंस होते हैं, जो नेटिव प्लांट्स हैं, इंडिजीनियस प्लांट्स हैं, उनके ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। दूसरा टॉक्सिसिटी भी, इसके जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, दे आर टॉक्सिक इन नेचर एक्चुअली। और अगर इसको कोई जानवर, हमारे जो कैटल हैं, गोट्स हैं, ये अगर खाने का काम करें, तो हो सकता है कि उनकी पेट खराब हो या डेथ तक हो सकती है। एंड स्मार्ट डिस्पर्सल भी, बर्ड्स जो होते हैं बेचारे, अब बर्ड्स इनके ये जो आपको फ्लावर्स दिख रहे थे, ये काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। कभी कभी इसी वजह से तो गाय, बकरियां, भेड़ ये जाके इनको खा लेती हैं। बर्ड्स भी बेचारे इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये जो इनके फ्लावर्स हैं या छोटे छोटे फ्रूट्स निकलते हैं वो कंज्यूम करते हैं। और दूसरी तरफ अब जाके जब बर्ड्स दूसरी तरफ बीट करते हैं, पोटी करते हैं, तो उससे सीड्स का डिस्पर्सल भी होता है, जिससे ये स्पीसीज फैलता जाता है, फैलता जाता है, ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है। ठीक है, अब बाकी इकोलॉजिकल देखो, यहाँ पर ड्रॉट रेसिस्टेंस तो है ही, डीप रूट्स होंगे इसके, रेसिन कोट्स होता है, जिससे कि स्लो वाटर या लेस वाटर कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है,
वाटर का लॉस काफी कम होगा, इसलिए लेस वाटर कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। एडेप्टेबिलिटी भी है, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में, इवन पुअर सॉइल कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं। और फिर फायर भी बहुत जल्दी इनसे पकड़ता है। तो पूरी तरह से एक इकोलॉजिकल नाइटमेयर कहा जा सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। ठीक है, जिस तरह से अभी ये पूरी स्क्रीन में ऐसे रेड रेड हो गया ना, आपको पीछे का टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, उसी तरह से हमारा ये लेंटाना के हमारा स्प्लिट होता है और इंडिजीनियस प्लांट स्पीसीज खत्म हो जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कवच टेक्नोलॉजी। कवच टेक्नोलॉजी, द कवच सिस्टम, जो कि भारतीय रेलवे को एक्सीडेंट प्रूफ बनाने के लिए बनाया गया है, अब उसको ईडीएफसी मतलब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा बहुत जल्दी ही। तो हमारा काम है कवच सिस्टम को पढ़ना। पहला स्टेटमेंट, इट इज एन इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। यस, ये इंडिजीनियस है। डेवलप्ड बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री। करेक्ट स्टेटमेंट। इसको रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप किया है। The system uses radio frequency RFID tags, primarily installed in station sections to detect train locations and speed. Yes, इसको स्टेशन सेक्शंस में, रेलवे ट्रैक्स के पास, ट्रेन में, वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है जिससे ट्रेन की लोकेशन, ट्रेन की स्पीड और बाकी डिटेल्स मालूम पड़े। थर्ड, कवच इज डिजाइन टू अचीव सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। ये काफी हाईएस्ट लेवल है सेफ्टी इंटीग्रिटी का, विच इंप्लाइज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ ओनली 1 इन 10,000 ईयर्स। अगेन करेक्ट। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल इतना अच्छा है कि इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। खैर, ये बात तब मालूम पड़ेगी जब इसका सही इंप्लीमेंटेशन साल दर साल होता जाएगा। बाय द वे, यहाँ पे थ्योरेटिकली ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं फिलहाल के लिए। चलिए, सो कवच इंटीग्रेशन सिस्टम या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसको डेवलप किया रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस RDSO ने इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री। इसका पहले नाम हुआ करता था ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए इसे कवच सिस्टम के नाम भी दिया गया, या आत्मनिर्भरता की तरफ शोकेस करने के लिए नाम दिया गया कवच, ताकि आम लोगों की बोलचाल की भाषा में भी अडॉप्ट किया जा सके। सेफ्टी लेवल काफी हाई है, 10,000 साल में सॉरी एक एरर होने के चांसेस हैं, ऐसा कहा जाता है। सो कोर ऑब्जेक्टिव हो गया ट्रेन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना, चाहे वो ह्यूमन एरर्स की वजह से हो, जैसे कई बार सपोज मान लो लोको पायलट से गलती हो गई कि उन्होंने रेड सिग्नल जंप कर दिया, या उन्होंने जो सिग्नल्स उन्हें ट्रांसमिट किए गए स्टेशन मैनेजर से वो उसको नहीं ले पाए। तो इन केसेस में ह्यूमन एरर्स को भी अवॉइड करते हुए ट्रेन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना। ठीक है, की फंक्शंस क्या होते हैं? एसपीएडी प्रिवेंशन। एसपीएडी मींस सिग्नल पास एट डेंजर। रेड लाइट पे जब हम लोग भी अगर मान लो रोड पे अपने व्हीकल चला रहे हैं और रेड लाइट अगर जंप कर जाते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। कुछ वैसा ही अगर रेड लाइट को लोको पायलट ने जंप कर दिया तो उस केस में एक्सीडेंट ना हो, वो चीज करने का काम यहाँ पर है। देन स्पीड सुपरविजन ऑटोमेटिकली अप्लाइज। कवच सिस्टम अप्लाई होने के बाद अगर सपोज मान लो किसी ट्रेन में किसी लोको पायलट ने रेड सिग्नल जंप कर दिया तो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, जिससे कि स्पीड कंट्रोल हो जाती है। कैब सिग्नलिंग की ग्रीन, रेड, येलो, ये सारे सिग्नल जो है ना, अब सीधे लोको पायलट का जो केबिन होता है वहीं पर डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट किया जाता है, वहीं पर डायरेक्टली उन्हें शो किया जाता है, राइट। जिससे कि फॉगी वेदर में, अभी इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट फॉगी वेदर से काफी जूझ रहा है, दैट्स वाई ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है, ट्रेन लेट चल रही होती है। तो उन केसेस में ड्राइवर जब अगर फॉगी वेदर की वजह से साइंस नहीं देख पा रहे हैं तो वो अपने केबिन में एटलीस्ट अगर कवच सिस्टम से उनको दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है सिग्नल्स के बारे में, तो वहां इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड सो हेड ऑन एंड रियर एंड कॉलिजन्स अवॉइड किया जा सकता है ट्रेन का। चलिए, की एक्टिविटीज कैसे कवच इंप्लीमेंट किया जाता है कवच सिस्टम को? तो स्टेशन कवच जब ये स्टेशन पे इंप्लीमेंटेड होते हैं। RFID कई बार रेलवे ट्रैक्स के भी अराउंड लगाए जाते हैं। टेलीकॉम टावर्स के थ्रू भी कवच सिस्टम को मॉनिटर किया जाता है या इंप्लीमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जाता है। एंड लोको कवच भी, जिस तरह से हमने देखा कि लोको पायलट्स का जो लोको होता है, मतलब जो उनका आगे वाला कंपार्टमेंट होता है ड्राइवर का, वहां पर भी कवच सिस्टम इंप्लीमेंट है। तो हर चीज को देखकर स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स हो गए, लोको पायलट का लोको हो गया, और उसको बेहतर बनाने के लिए टेलीकॉम टावर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर का हेल्प लिया जाता है, जिससे कि कवच सिस्टम सही में भारतीय रेलवे के लिए कवच का काम करेगा। ओके, चलिए, अब इसकी सार्थकता, इसका इंप्लीमेंटेशन हम आगे 10 सालों के बाद फिर डिस्कस करेंगे। तब तक तुम लोग ऑब्वियसली ऑफिसर बन चुके होंगे, पर हम देखेंगे कि कितना बढ़िया इंप्लीमेंट करता है। फिफ्थ है हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। कल भी मैंने आसाम प्रहरी में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था। आज हम इसको डिटेल में यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट, द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर चिल्ड्रन। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर चिल्ड्रन है और उनके लिए सेकंड हाईएस्ट नहीं है, एक्चुअली में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया इस वजह से, है ना, ध्यान दो।
ऐसा बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है कि अच्छा अगर पीवीसी परमवीर चक्र दिया जाता है या शौर्य चक्र दिया जाता है तो वो सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड हो गया, या भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया तो बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जा रहा है वो सेकंड होगा। वैसा नहीं है, है ना, ये बच्चों के लिए हाईएस्ट है। सेकंड, इट इज कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही इसके लिए नोडल बॉडी है और सम्मानित करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। Third, children between age 5 to 18 are eligible for the award in different fields like bravery, sports, environment भी देखो, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा है या साइंस के लिए भी, तो इस केस में भी बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है हमारे। ओके, कब दिया जाता है आप इसको? दिसंबर 26 को एनुअली। दिसंबर 26 को हम लोग वीर साहिबजादे दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वीर साहिबजादे दिवस ये गुरु गोविंद सिंह जी के 10वें बादशाह, सच्चे बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र थे, जिन्होंने औरंगजेब के सामने, औरंगजेब की एट्रोसिटीज के सामने उफ तक नहीं किया और हंसते हंसते अपने जानों की कुर्बानी दे दी। बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, है ना, धर्म का मतलब यहाँ सिर्फ रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब यहाँ इंसान के सेल्फ ऑनर से है, कि इन्होंने ना सिर्फ सिख धर्म बल्कि हर इंसान, हर भारतीय जो कि औरंगजेब के एट्रोसिटीज के आगे झुकना नहीं चाहता था, उसकी रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और इसी सर्वोच्च बलिदान को याद रखने के लिए हम वीर बाल दिवस, वीर साहिबजादे दिवस इनके नाम पर मनाते हैं। कब? हर साल 26 दिसंबर को। ठीक है, चलिए। इसका पर्पस है इन बच्चों की कहानी, वीर साहिबजादों की कहानी आने वाली हर जनरेशन को सुनाई जाए, है ना। ये बाल थे, काफी छोटे थे एज में, पर ये हम सब के लिए वीरता के, ब्रेवरी के अटमोस्ट एग्जाम्पल हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसको देने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे और नोडल मिनिस्ट्री मैनेज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करती है। इसके लिए क्राइटेरिया है कि जिस बच्चे को दिया जाएगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एज ग्रुप होना चाहिए 5 to 18 ईयर्स। ये 18 ईयर्स आपका अगर हो रहा है तो अगस्त 31 तक आप 18 ईयर्स के मैक्सिमम होने चाहिए, उस साल के अगस्त 31 तक। अचीवमेंट, लास्ट 2 साल में भी आपने जो काम किया है उसके लिए आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, लास्ट 2 ईयर्स के लिए भी। ठीक है, कैटेगरीज की बात करें तो 6 फील्ड में ये दिया जाता है: ब्रेवरी, सोशल सर्विस, एनवायरमेंट भी, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ना सिर्फ बहादुरी जो कि फील्ड पे दिखाई गई किसी इंसिडेंट के टाइम में, बल्कि सोशल सर्विस भी। जैसे अभी एक बच्चे को वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमारे भारतीय सेना को जवानों को लस्सी, छाछ, पानी पिलाने जा रहा था। तो वो अपनी एक टाइप की सोशल सर्विस हो गई। ये भी वीरता दिखा रहा है कि जब दूसरी तरफ सेलिंग चल रही है तो बच्चा डरा नहीं, वो हमारे भारतीय सेना के जवानों को जाकर पानी दे रहा है कि भाई आप अपने गले को थोड़ा सा ठंडा कर लो पानी पीकर। राइट, क्या क्या दिया जाता है इसमें? एक कैश प्राइज दिया जाएगा, मेडल दिया जाएगा। ठीक है, कैश प्राइज ये इनकरेज करने के लिए दिया जाता है। राइट, द अवॉर्डीज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। ये भी इंश्योर किया जाता है कि जिनको वीर बाल दिवस से अभी 26 दिसंबर को सम्मानित किया गया, ये अगले साल होने वाले 26 जनवरी रिपब्लिक डे को भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, हम बात करें तो पोस्टोमस कैटेगरी में इस बार दिया गया व्योमा प्रिया जी को एंड कमलेश जी को, व्योमा प्रिया एंड कमलेश बिहार से, जिन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया वीरता दिखाते हुए। बाकी आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी ये अवार्ड्स अलग अलग सेक्टर्स में दिए गए हैं। आप देखिए कि भारत के हर हिस्से से, मिजोरम से, उत्तर प्रदेश से, असम से, बिहार से, तमिलनाडु से, हर रीजन से बच्चों को सेलेक्ट करके वीर बाल पुरस्कार दिया जाता है ना। तो ये एक तरफ से ना नेशनल यूनिटी इंटीग्रेशन का भी काम करता है, जिसकी काफी ज्यादा जरूरत हमें है। हम भारतीय वी द पीपल ऑफ इंडिया पेपर पे तो हैं, पर जब तक दिल में नहीं बनेंगे ना, तो शायद जिन लोगों ने भारत की आजादी के लिए इतनी कुर्बानियां दी थी वो कुर्बानियां वेस्ट हो जाएंगी। ये चीज भी ध्यान रखने लायक है। खैर, अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस देखो तो नॉमिनेशंस आर रिसीव्ड ऑन द नेशनल अवार्ड पोर्टल। नेशनल अवार्ड पोर्टल पे नॉमिनेशंस रिसीव किया जाता है एंड एक नेशनल सिलेक्शन कमेटी बनती है जिसको हेड करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करते हैं। बाय द वे, राइट नाउ हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाते हैं। तो लास्ट फ्राइडे को जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो था नेशनल कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट: इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 दिसंबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यस, इट इज करेक्ट, इसको 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कंज्यूमर राइट्स एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। सेकंड, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज इंडियाज एपेक्स कंज्यूमर वॉचडॉग। अगेन इट इज करेक्ट, ये इंडिया के कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे एपेक्स बॉडी है। कंज्यूमर की राइट्स कितनी प्रोटेक्ट होती है, खैर आप सीसीपीए में कभी कंप्लेन लेकर जाओगे तो मालूम पड़ेगा शायद।
Third, the authority have the power to inquire or investigate into matters relating to violations of consumer rights. अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि वो मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सके, इंक्वायर कर सके और अगर कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हुआ तो उससे रिलेटेड अपना मैंडेट भी सुना सके। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, हमारा आंसर होगा बी 1, 2 एंड 3। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था डाटा एक्सक्लूसिविटी नाम के टर्म को लेकर। तो पहला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड क्या देखते हैं पहले। When a company develops a new drug, it must submit clinical trial data demonstrates the safety and efficacy of its products to regulators. बिल्कुल, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नया ड्रग डेवलप करती है तो उसको ना अपना क्लिनिकल ट्रायल का डाटा सबसे पहले रेगुलेटर्स के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, the provision grants innovators pharmaceutical companies exclusively rights over the clinical trial data, meaning a regulator cannot use it to grant approvals to subsequent general versions during the period. अब इस डाटा एक्सक्लूसिविटी को अप्लाई करके, जैसे सपोज मान लो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है पी, ठीक है, पीएम नाम की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हो गई। तो पीएम नाम की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने एक नया ड्रग डेवलप किया, इस क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो भी डाटा है वो रेगुलेटर्स के सामने प्रेजेंट कर दिया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर डाटा एक्सक्लूसिविटी बोलता है कि ये जो डाटा पीएम ने प्रेजेंट किया था उस डाटा को यूज करके या वो रेगुलेटर जो है, जो भी रेगुलेटरी बॉडी होगी, ये सेम इसी डाटा को यूज करके ना जेनरिक वर्जन सर्टेन पीरियड के लिए नहीं डेवलप कर पाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो दवाई डेवलप की है उसका प्रॉफिट भी वो ले सके। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट और ये डाटा एक्सक्लूसिविटी को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ हमारे दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हुए और डाटा एक्सक्लूसिविटी को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द सेकेंड इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग वन रिलेटेड टू डाटा एक्सक्लूसिविटी। करेक्ट है, आंसर क्या होगा, ए। हालांकि ये चीज ना डिबेटेबल रहती है कि डाटा एक्सक्लूसिविटी की वजह से जो हमारी जेनरिक वर्जन की मेडिसिन होती हैं या जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनके डेवलपमेंट में डिले आता है। खैर वो अलग एड्रेस करने का टॉपिक है। चलिए अब आज के लिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया जो अजंता एंड महाबलीपुरम केव्स से रिलेटेड था। यूपीएससी ने इसको 2016 में पूछा था। आप इन दोनों के बारे में पढ़ोगे और फिर मुझे आंसर करोगे। ऐसे यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना हम रेगुलर बनाते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। और दूसरा है गुड गवर्नेंस डे को लेकर, ठीक है। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। कल के प्री सिक्योर के सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।